सबसे जो पहली चीज होती है ईआरए या यूबी के ऊपर, वो होती है पेशेंट का नेम, उसका आईडी, और उसके अलावा क्लेम की डेट ऑफ सर्विस, सीपीडी कोड्स एंड डायग्नोसिस कोड्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो ईओबी और ईआरए के ऊपर होना जरूरी है। उसके बाद सीपीटी वाइज पेमेंट्स होती हैं। अगर कोई सर्विस आपने रिपोर्ट की है, बिल किया इंश्योरेंस को, अगर एक सीपीटी कोड बिल किया है तो एक सीपीटी कोड उस ईआरए या ईओबी के ऊपर मेंशन होगा, या जितने भी आपने 2 4 5 जितने भी बिल किए वो इस ईओबी या ईआरए के ऊपर मेंशन होंगे, और उनके सामने जो है वो उनकी चार्ज अमाउंट होगी, उसके बाद अलाउड अमाउंट होती है इंश्योरेंस की पेमेंट अमाउंट, उसके अंदर पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी का भी पोर्शन होता है। अब ये चार्ज अमाउंट क्या है पेमेंट? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपसे ज्यादा सॉरी, आपके पीछे जो बोल रहे हैं उनकी आवाज आ रही है। एक मिनट। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस सर। ओके, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ईओबी या ईआरए के ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट का नेम होता है, उसकी आईडी होती है, इंश्योरेंस की आईडी, और उसके बाद क्लेम की डेट ऑफ सर्विस होती है, जिस डेट को पेशेंट ने सर्विसेज ली हैं वो डेट, और उसके बाद होते हैं सीपीटी और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन। सीपीटी कोड मैंने आपको बताया था, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये वो कोड्स होते हैं जो सर्विसेज को इंडिकेट करते हैं। जैसे फर्ज करें कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के ऑफिस में चेकअप के लिए गया है और पेशेंट को फीवर था, तो डॉक्टर ने उसको चेकअप वगैरह करके उसको जो भी सर्विसेज दी हैं, तो उस सर्विसेज को रिपोर्ट करने के लिए डॉक्टर को कोड यूज करेगा, उसको हम सीपीटी कोड या करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो ईआरए के ऊपर या ईओपी के ऊपर ये कोड भी मेंशन होंगे साथ, और हर कोड के साथ उसकी चार्ज अमाउंट भी मेंशन होगी। चार्ज अमाउंट वो अमाउंट होती है जो हम उस सर्विस के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, यानी बिल करते हैं। फर्ज करें डॉक्टर ने एक पेशेंट को ऑफिस के अंदर चेक किया, उस पेशेंट को फीवर था, तो डॉक्टर ने एक सीपीटी बिल कर दिया इंश्योरेंस को 9913, तो इसके जो चार्ज अमाउंट होगी वो या $100 है या $150 है, तो वो चार्ज अमाउंट जो है वो भी आपको ईआरए या ईओबी के ऊपर शो हो रही है। उसके बाद इंश्योरेंस की अलाउड अमाउंट होगी। अलाउड अमाउंट से मुराद ये है कि उस टोटल चार्ज अमाउंट से इंश्योरेंस ने जितना अलाउ किया है पे करने के लिए। बस का इशू है सर। तो वो आप रिव्यू कर लें। उसके बाद साथ ही पेमेंट अमाउंट होगी, इंश्योरेंस कितना अलाउ किया है पेमेंट की, और उसके बाद एडजस्टमेंट अमाउंट होती है, यानी जो टोटल अमाउंट आपने बिल किया है इंश्योरेंस को, चार्ज अमाउंट और अलाउड अमाउंट, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट, वो भी होगी। उसके बाद पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी भी होगी। तो पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी डिफरेंट किस्म की होती है, उसमें डिडक्टिबल्स होते हैं, कोपेज होते हैं, और को इंश्योरेंसेज होती हैं, या नॉन कवर्ड चार्जेस होते हैं। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेशेंट रिस्पांसिबिलिटीज कौन सी होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईआरए के ऊपर या ईओबी के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। जब ईआरए आपके पास आ जाती है या ईओबी आपको रिसीव होती है, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है उसमें आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होता है कि ये ईओबी कौन से पेशेंट की है और कौन सी डेटा सर्विस के क्लेम की है। यानी ईआरए के ऊपर आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो पेशेंट का नेम और डेट ऑफ सर्विस, यानी किस सर्विस का क्लेम, डेट ऑफ सर्विस का क्लेम था जो इंश्योरेंस ने हमें पे किया है या उसने प्रोसेस करके हमें नोटिफाई किया। ये दो चीज़ें आपने वेरीफाई करने के बाद फिर वो अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो पेमेंट जो है या जो भी ईआरए के ऊपर इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करना होती है। तो इस प्रोसेस को हम पेमेंट पोस्टिंग या ईओबी ईआरए पोस्टिंग भी कहते हैं। ईआरए या ईओबी पोस्टिंग के बाद आपका क्लेम जो है वो क्लोज हो जाता है। अगर तो उसके ऊपर कोई डिनायल नहीं है, पूरा क्लेम आपका पेड है, जितने भी सीपीडीज आपने बिल किए थे वो सारे इंश्योरेंस ने पे कर दिए, तो उसके बाद आपको जो पेमेंट पोस्टिंग के बाद वो क्लेम आपकी तरफ से क्लोज हो जाता है, यानी आपकी रिस्पांसिबिलिटी उस क्लेम के ऊपर खत्म हो जाती है। इन केस के अगर उस क्लेम के ऊपर कोई पेशेंट की रिस्पांसिबिलिटी इंश्योरेंस ने छोड़ी है, तो वो रिस्पांसिबिलिटी जो है वो पेशेंट को बिल की जाएगी, यानी उस अमाउंट का बिल पेशेंट को जाएगा और पेशेंट जो है वो अमाउंट प्रोवाइडर को पे करेगा या डॉक्टर को पे करेगा। अगर तो ईआरए के ऊपर सारे अमाउंट आपकी पेड है, सारे सिक्योरिटी कोड आपके पेड इन प्रोसेस हो गया है क्लेम, तो फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है पेमेंट पोस्टिंग के बाद।
लेकिन अगर ERA या EOB के ऊपर आपको इंश्योरेंस की तरफ से कोई डिनाइल आ रही है, यानी आपने जो सर्विसेज बिल की थी, इंश्योरेंस ने सर्विसेज को किसी भी रीज़न से डिनाई कर दिया, तो फिर उस केस में आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उस रीज़न को, जो भी डिनाइड रीज़न है, आप उस पर वैलिड एक्शन लें, उसको रिजॉल्व करें जो भी इशू है जिसकी वजह से क्लेम आपका डिनाई हुआ है, और फिर वो वैलिड एक्शन लेने के बाद क्लेम को अगेन रीबिल करें इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट के लिए। तो जो डिनाइल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो बेसिक डिनाइल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। तो ये होता है सारा प्रोसेस पेमेंट पोस्टिंग का, यानी ERA और EOB के ऊपर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये बिलिंग का जो साइकिल है ये सारा यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉक्टर ऑफिस हमें भेजता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेप जो होता है उसमें पेशेंट के डेमोग्राफिक्स होते हैं, पेशेंट की इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो हमें सेंड करेगा, हम उसको अपने सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम क्लेम्स की इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में एंटर करेंगे, यानी डायग्नोसिस कोड्स, CPT कोड्स वगैरह जो भी चीज़ें डॉक्टर ने हमें सेंड की है किसी भी पेशेंट के रिलेटेड, वो हम अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। इसको हम कहते हैं चार्ज एंट्री या क्लेम्स एंट्री। क्लेम्स की एंट्री के बाद हम उन क्लेम्स को डबल चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच ना कर रही हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्गली सबमिट ना हो जाए इंश्योरेंस कंपनी से। वेरिफिकेशन के बाद जो है हम फिर उन क्लेम्स को थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है सबमिशन। सबमिशन मैंने आपको बताया था दो टाइप्स होती है, एक पेपर होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। सबमिशन के बाद जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम चला जाता है, उसको रिसीव हो जाता है, तो देन वो उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेसिंग के बाद क्लेम की पेमेंट रिलीज की जाती है। पेमेंट जो है वो हमें जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसीव होती है, अगर पेपर फॉर्म है तो उसको हम EOB कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो हम उसको ERA यानी इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस कहते हैं। और ERA के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। जहाँ तक अगर किसी में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये प्रोसेस अगर काइंडली रिपीट करते हैं प्लीज। ओके, प्रोसेस ये है कि बिलिंग का जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो स्टार्ट होता है पेशेंट के विजिट से। जब भी पेशेंट डॉक्टर ऑफिस को या प्रोवाइडर को विजिट करता है उसके ऑफिस में या हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। डॉक्टर उस पेशेंट को चेक करेगा अपने ऑफिस के अंदर। चेक करने के बाद जो भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड की गई हैं और जो भी पेशेंट को डिजीज वगैरह डायग्नोज किया डॉक्टर ने, वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हमें सेंड करता है। सबसे पहले डॉक्टर हमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन भेजेगा, यानी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वो हमें उसके क्लेम्स की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें पेशेंट के डेमोग्राफिक्स की इन्फॉर्मेशन आती है, यानी पेशेंट का नेम हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, उस डॉक्यूमेंट को हम डेमोग्राफिक फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं या डेमोग्राफिक शीट भी कहते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोवाइडर हमें CPT कोड्स और डायग्नोसिस कोड्स की इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, उसको हम सुपर बिल कहते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाती है तो हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद फिर हम क्लेम्स को सबमिट करते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो सबमिशन का है। सबमिशन जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक होती है, और इसकी दो टाइप्स, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट सबमिशन जो है उसमें इंश्योरेंस कंपनी और बिलिंग कंपनी के दरमियान कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इनडायरेक्ट सबमिशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जिसको हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। सबमिशन के बाद जो है वो इंश्योरेंस उन क्लेम्स को प्रोसेस करती है, और प्रोसेसिंग के बाद उन क्लेम्स की पेमेंट रिलीज करती है। पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हमें EOB या ERA के थ्रू रिसीव होती है, और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि EOB और ERA के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो सकती है। तो ये पूरा एक साइकिल है मेडिकल बिलिंग। ओके सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो अगर तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सबमिशन रॉन्ग सबमिट हो जाए तो? हम सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। सबमिशन सबमिट हो जाए, पेशेंट अगर रॉन्ग एंटर हो जाए, जी ओके, वही मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपके पास डेमोग्राफिक शीट या पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, तो उसके ऊपर पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है उसको आपने डबल चेक करना होता है और बहुत केयरफुल इंटर करना होता है। इन केस अगर आपने किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन गलत इंटर कर दी है, यानी फर्स्ट या पेशेंट का लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम इंटर कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी,
या उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक कर दिया आपने, तो इस केस में ये होता है कि क्लेम को सबमिट करने से पहले हम पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं। एलिजिबिलिटी से मुराद ये है कि पेशेंट को हम चेक करते हैं कि वो अपनी इंश्योरेंस के साथ एक्टिव है या नहीं। यानी जो भी इंश्योरेंस पेशेंट परचेज करता है उसकी एक डेट रेंज होती है। फर्ज करें 1 जनवरी 2022 को पेशेंट ने एक इंश्योरेंस परचेज किया है और उसकी वैलिडेशन डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक है। तो अगर उस डेट रेंज के अंदर वो पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस को एक्टिव है इंश्योरेंस के साथ, तो जब हम एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं तो वहां पे वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर हमने पेशेंट के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या पेशेंट की आईडी में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक की होती है एंट्री में, तो वो वहाँ पे हमें शो कर देता है कि पेशेंट का नेम इनकरेक्ट है या पेशेंट की आईडी में कोई इशू है या पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर रही है। तो वो एक प्राइमरी सोर्स होता है जहाँ से हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन को वहीं से करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो स्टेप भी फॉलो नहीं किया, यानी आपने पेशेंट का डेटा एंटर किया और क्लेम एंटर करने के बाद आपने फॉरन क्लेम सबमिट कर दिया विदाउट वेरिफिकेशन, तो उस केस में ये होगा कि फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट सबमिशन कर रहे हैं आप तो इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देगी, अगर आप इनडायरेक्ट सबमिशन कर रहे हैं तो क्लियरिंग हाउस रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्शन के बाद जब दोबारा क्लेम आपके पास वापस आएगा तो तब भी आपके पास टाइम होता है कि आप उस क्लेम को दोबारा से वेरीफाई करें और उसके तमाम इंफॉर्मेशन ठीक करें। अगर इंश्योरेंस के पास क्लेम चला गया और फर्ज किया इंश्योरेंस ने वो क्लेम रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर उस केस में ये होता है कि इंश्योरेंस आपका क्लेम डिनाई कर देगा। यानी जब आपके पास ERA या EOB रिसीव होगी तो इंश्योरेंस आपका क्लेम डिनाई कर देगी और वो ये कहेगी कि पेशेंट की ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिसमैच कर रही है या गलत है। तो फिर उस केस में आपको दोबारा से वो इंफॉर्मेशन करेक्ट करके क्लेम को रीसबमिट करना होगा। तो इस सारे प्रोसेस से बचने के लिए जो है वो, यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपका लॉस भी है, आपकी एफर्ट भी ज़्यादा है। तो इस सब से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को, उसके डेमोग्राफिक्स की, उसकी क्लेम की इंफॉर्मेशन जब इनिशियली आप इंटर कर दें तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा लाजमी वेरीफाई करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि पेशेंट की एलिजिबिलिटी मस्ट वेरीफाई करें, ताकि आपको जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन में अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो आप वहीं पे रन टाइम के ऊपर उसको करेक्ट करके करेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और डिनाइज रेशो भी जो है वो कम हो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड? सर एज क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, किसके मेडिकेयर के लिए? ओके, इंश्योरेंस टाइप्स आपने हम डिस्कस की थी पहले सेशन में किसी ने आपसे? यस सर। ओके, इंश्योरेंस जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। एक तो गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज होती हैं और कुछ प्राइवेट इंश्योरेंसेज होती हैं या कमर्शियल प्लान्स कहते हैं उनको। जो गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज हैं बेसिकली वो मेडिकेयर और मेडिकेड 2 बड़े प्लान्स हैं। मेडिकेयर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 65 ईयर्स ऑफ एज होता है, यानी पेशेंट 65 ईयर्स या उससे ओल्डर हो, या फिर अगर पेशेंट की एज 65 से लेस है तो फिर उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट या तो डिसेबल हो, यानी पेशेंट में कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या फिर पेशेंट को कोई एंड स्टेज रिनल डिजीज हो, जैसे जो कैंसर वगैरह या किडनी फेलियर, इस तरह की जो डिजीज होती हैं, अगर इससे पेशेंट सफ़र कर रहा है तो वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल है। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो फिर पेशेंट जो है वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल नहीं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये क्लियरिंग हाउस का क्या प्रोसेस है, ये क्या? ओके, क्लियरिंग हाउस जो है वो एक थर्ड पार्टी है। मैंने आपको सबमिशन के टॉपिक में बताया है कि सबमिशन जो है वो 2 तरीकों से होती है, एक तो पेपर और एक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के अंदर मोस्टली जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, मेडिकल बिलिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के दरमियान। उस थर्ड पार्टी को हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। क्लियरिंग हाउसेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज होती हैं इस तरह से। तो क्लियरिंग हाउस का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो भी क्लेम्स आप इंश्योरेंस को सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस तक पहुंचने से पहले क्लियरिंग हाउस उन क्लेम्स को वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है। उनके सिस्टम के अंदर चेक्स लगे होते हैं, वो मैनुअल रिव्यू तो नहीं होती लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिव्यू करते हैं क्लेम्स को। और अगर क्लेम्स के अंदर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रही है या किसी किस्म की कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट की हुई है
तो फिर उस केस में क्लियरिंग हाउस हम उन क्लेम्स को रिजेक्ट करके वापस हमें रिटर्न कर देता है। अगर क्लेम बिल्कुल क्लीन है, उनमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, तो फिर वो क्लेम जो है वो इंश्योरेंस को फॉरवर्ड कर देता है क्लियरिंग हाउस। इससे ये होता है कि इंश्योरेंसेस का जो है वो इसमें फ़ायदा होता है वो ये कि इंश्योरेंस एक तो उनका वर्कलोड कम हो जाता है, उनका टाइम भी ज़्यादा होने से बच जाता है। क्लीन क्लेम्स जाते हैं इंश्योरेंसेस को, तो उनका सिस्टम जो है वो जल्दी प्रोसेस करने के बाद उनको वापस पेमेंट इशू कर देता है। तो क्लियरिंग हाउस का बेसिकली ये फंक्शन है। सर ये सिर्फ इनडायरेक्ट में काम करता है या डायरेक्ट में भी काम करता है? क्लियरिंग हाउस होता है इनडायरेक्ट सबमिशन में, डायरेक्ट सबमिशन में तो क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व ही नहीं होता। डायरेक्ट सबमिशन में इंश्योरेंस कंपनी होती है और मेडिकल बिलिंग कंपनी होती है, दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ओके। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर, आगे चलो। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ डिटेल टर्म्स की तरफ जो मेडिकल बिलिंग के अंदर यूज होती हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम शुरू करते हैं डेमोग्राफिक एंट्री से। पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है जब आप अपने सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और कैसे आपने कौन सी SOP है जिनको आपने फॉलो करना है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, जिप कोड और जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डेमोग्राफिक्स के अंदर रिसीव होती हैं। तो डेटा एंट्री के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को डबल चेक कर लें कि पेशेंट के नेम के अंदर जब आप नेम इंटर करते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को केयरफुली इंटर करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम का लोड ज़्यादा होता है या कुछ भी किसी भी वजह से आप फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम इंटर कर देते हैं और लास्ट की जगह फर्स्ट इंटर कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इन चीज़ों को आपने डबल चेक करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट के नेम के अंदर डबल ए है तो आपने डबल ए ही इंटर करना है। अगर आपने डबल ए की जगह ए इंटर कर दिया, एक ए स्किप कर दिया, तो उस केस में भी आपके जो क्लेम्स हैं या जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो डेटा एंट्री के लिए ये है कि आपने जो चीज़ फॉलो करनी है वो बेसिकली यही है कि आपने बहुत केयरफुल होकर डेटा एंट्री करनी है। पेशेंट का नेम हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, उसका फ़ोन नंबर हो, एड्रेस हो, जिप कोड हो, ये सारी चीज़ें आपने बहुत केयरफुल इंटर करनी होती है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन भी रिसीव होती है डेमोग्राफिक्स के अंदर। तो इंश्योरेंस प्लान्स को इंटर करते हुए आपने बहुत केयरफुल होना है। बल्कि इंश्योरेंस अगर पेशेंट की मेडिकेयर है तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट की उसने मेडिकेयर दी हुई है लेकिन पेशेंट का प्लान कोई और होता है, मेडिकेयर का कोई चिमो प्लान होता है या उसका कोई एडवांटेज प्लान होता है। तो उस केस में जब आप एलिजिबिलिटी वेरीफाई करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा क्लेम जो है वो मेडिकेयर को जाना चाहिए या उसके किसी प्लान को जाना चाहिए। तो इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन इंटर करते हुए भी आपने बहुत केयरफुल रहना है। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन को करेक्टली इंटर करें और करेक्ट प्लान सेलेक्ट करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, ताकि क्लेम्स की फाइलिंग में कोई इशू ना हो, डिनाइल्स जो है वो आपके कम से कम। तो ये था डेटा एंट्री का प्रोसेस। उसके बाद बिल्स के लिए यानी क्लेम्स की एंट्री के लिए जो आपको ज़रूरी इंफॉर्मेशन आती है उस पर CPT कोड्स होते हैं और डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, देन डेट ऑफ सर्विस होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आप बिल के अंदर यानी क्लेम के अंदर इंटर करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। CPT कोड्स जो होते हैं वो CPT जो है ये एब्रिविएशन है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। ये 5 डिजिट्स के या अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं। इनमें ये इंडिकेट करते हैं सर्विसेज को। CPT कोड्स जो है वो सर्विसेज को इंडिकेट करते हैं, यानी डॉक्टर ने पेशेंट को क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो CPT कोड्स इंटर करते हुए भी आपने ध्यान रखना होता है। जैसे CPT कोड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, जैसे 99213 है, 99212 है, 99214 है। तो इन CPTs को आपने केयरफुली इंटर करना होता है। अगर आप 99213 की जगह 99212 इंटर करेंगे तो दैट मीन्स कि आपने लो कोड इंटर किया है, तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो भी लो होगी और उसके चार्जेस भी लो होंगे। तो उसमें क्या होता है कि प्रोवाइडर का जो है वो फाइनेंशियल लॉस होता है और साथ हमारा भी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इस चीज़ को आपने टेक केयर करना होता है। दूसरा जो है वो डायग्नोसिस कोड्स। तो डायग्नोसिस कोड्स मैंने आपको बताया था कि ये
डिजीज को इंडिकेट करते हैं, यानी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसने डॉक्टर ऑफिस को विजिट किया। फीवर के लिए अलग डायग्नोसिस कोड होगा, कफ के लिए अलग होगा, फ्लू के लिए अलग होगा। तो जो भी पेशेंट को डिजीज होगी उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस कोड मेंशन किए होंगे डॉक्टर ने। तो डायग्नोसिस कोड इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना, क्योंकि आप अगर रॉन्ग डायग्नोसिस कोड एंटर कर रहे हैं तो इट मीन्स आप पेशेंट की डिजीज को ही चेंज कर रहे हैं। यानी पेशेंट को अगर फीवर था, आपने कोई और डायग्नोसिस कोड एंटर कर दिया तो इट मीन्स इंश्योरेंस ये समझेगी कि पेशेंट को कोई और बीमारी, यानी पेशेंट की आपने डिजीज को, उसके हेल्थ कंडीशन को ही चेंज कर दिया। तो ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने बहुत केयरफुली एंटर करना होता है। उसके बाद डेट ऑफ सर्विस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें जनवरी 1 को पेशेंट ने चेकअप करवाया, आपने जनवरी 1 की जगह जनवरी 10 इंटर कर दी या जनवरी 2 इंटर कर दी, कोई भी डेट ऑफ सर्विस में प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें ये होता है कि जब पेशेंट को आप बिल करते हैं या पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है तो पेशेंट ये कहता है कि इस डेट को मैंने चेकअप ही नहीं करवाया, और फिर डॉक्टर का भी बहुत ज़्यादा इशू रेज हो सकता है कि भाई इस डेट को मैंने पेशेंट को देखा ही नहीं है तो आपने इस डेट का क्लेम कैसे बिल कर दिया। तो ये बेसिकली फ्रॉडुलेंट बिलिंग में शुमार होता है और इसके लिए काफ़ी सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें सुपर बिल के ऊपर, ICD कोड, CPD कोड्स और डेट ऑफ सर्विस जो है, इनको आपने बहुत ही केयरफुली एंटर करना होता है। उसके बाद बिलिंग प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन होती है, यानी वो डॉक्टर जिसके अंडर आप पेशेंट का क्लेम बिल कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो बिलिंग प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते हुए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आपने बहुत केयरफुल रहना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वहाँ से आपने बिलिंग प्रोवाइडर को केयरफुली सिलेक्ट करना होता है ताकि जिस प्रोवाइडर ने पेशेंट को चेक किया है, जिसके अंडर आपने क्लेम को बिल करना है, उसी प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस के पास जाए। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं क्लेम्स एंट्री के अंदर जिनको आपने बहुत केयरफुली एंटर करना होता है और इसको टेक केयर करना होता है। उसके बाद सबमिशन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। जब आपके क्लेम्स सिस्टम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो आपने क्लेम की सबमिशन करना होती है। सबमिशन करने से पहले आपने हर क्लेम के ऊपर हर पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी होती है रन टाइम के ऊपर। जब आप क्लेम को इंटर कर रहे हैं, क्लेम इंटर करने के बाद आपने जो स्टेप लेना है वो ये है कि आपने पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी है। एलिजिबिलिटी से मुराद ये है कि पेशेंट की जो इंश्योरेंस है वो उसके साथ उस स्पेसिफिक डेट ऑफ सर्विस के ऊपर एक्टिव है या नहीं। पेशेंट की इंश्योरेंस वही है जो आपने इंटर किया या कोई और इंश्योरेंस है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए आपने रन टाइम के ऊपर पेशेंट की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना होती है। एलिजिबिलिटी वेरीफाई करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको वहीं पे पता चल जाता है, क्लेम की सबमिशन से पहले आपको ये क्लियर हो जाता है कि हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन करेक्ट इंश्योरेंस को भेज रहे हैं, पेशेंट एक्टिव है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप रन टाइम पे रिजॉल्व कर सकते हैं। जब जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने कि पेशेंट अगर रॉन्ग एंटर हो जाए तो क्या करें, तो जब आप एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं तो वहीं पे आपको क्लियर हो जाता है कि पेशेंट का नेम हमने ठीक एंटर किया, उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, उसकी ID ठीक है, उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद जो है आपने सबमिशन की तरफ जाना होता है। सबमिशन करते हुए आपने ये चेक करना होता है कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। डबल चेक करने के बाद आपने इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन के बाद जो है क्लेम को सबमिट कर देना होता है। जब आप सबमिशन कर देते हैं तो सबमिशन के बाद मैंने आपको बताया था कि क्लेम्स के 2 सिनेरियोज हैं, या तो इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर लेगी प्रोसेसिंग के लिए या फिर इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देगी किसी रीजन से। अगर आपका क्लेम इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड, यानी आपका क्लेम ठीक था, इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको क्लेम में कोई प्रॉब्लम थी तो इंश्योरेंस या क्लियरिंग हाउस उस केस में क्लेम को रिजेक्ट करके वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि जो भी क्लेम्स आप इंटर कर रहे हैं और जो भी क्लेम्स आप सबमिट कर रहे हैं उनकी रिजेक्शंस को भी आपने टेक केयर करना होता है। रिजेक्शन से मुराद ये है कि आपके क्लेम के अंदर किसी भी किस्म का कोई इशू था जिसकी वजह से क्लियरिंग हाउस ने या इंश्योरेंस ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक रिजेक्शंस, फर्ज करें आपका क्लेम आपने इंश्योरेंस को सबमिट किया और दूसरे दिन आपने आके देखा तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो चुका था और उसकी रीजन ये थी कि सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर ID नॉट फाउंड। फर्ज कर लेते हैं ये रिजेक्शन थी। तो सब्सक्राइबर से मुराद ये है कि वो पेशेंट या वो बंदा जिसके नाम पे इंश्योरेंस है, वो जो है जिसका क्लेम आप फाइल कर रहे हैं, उसकी ID में और पेशेंट के नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या किसी भी और चीज़ में कोई मिसमैच आ रहा है, उसकी ID या उसकी नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम के साथ, तो
उस केस में आपने ये करना होता है कि डबल चेक करना होता है पेशेंट की एलिजिबिलिटी को, उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन को, उसकी आईडी को, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ को, पेशेंट के फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रन टाइम के ऊपर एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर लेंगे क्लेम सबमिशन से पहले, तो ये इशू आपका सबमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एलिजिबिलिटी वेरीफाई नहीं की, एसओपीज को फॉलो नहीं किया, तो फिर उस केस में जब आपको ये रिजेक्शन आएगी तो आपने दोबारा से ये काम करना पड़ेगा आपको। और दूसरा लॉस इसका ये है कि आपको एफर्ट डबल करना पड़ेगी, और दूसरा ये कि आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपकी पेमेंट भी डिलेज होगी, और पेमेंट डिले की वजह से फिर प्रोवाइडर के कंसर्न ज़्यादा होंगे। दूसरी रिजेक्शन ये भी हो सकती है कि आपके आईसीडी कोड के अंदर यानी डायग्नोसिस कोड के अंदर और सीपीटी कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो ये जो रिजेक्शन आती है आपके पास, इसमें मेंशन होता है कि आईसीडी कोड और सीपीटी कोड या कोई भी इंफॉर्मेशन इज इनवैलिड। उस केस के में आपने ये वेरीफाई करना होता है कि डॉक्टर ने जो आईसीडी कोड मेंशन किया था या डायग्नोसिस कोड जो मेंशन किया था सुपरविल के ऊपर, क्या हमने वही डायग्नोसिस कोड एंटर किया है। अगर तो आपने कोई रॉन्ग डायग्नोसिस कोड एंटर किया तो आपने उसको करेक्ट कर देना। अगर डायग्नोसिस वही है जो सुपरविल के ऊपर मेंशन था, आपने भी वही एंटर किया है, तो फिर आपने उस सोल्यूशन की तरफ जाना होता है कि फिर रीजन क्या है, क्यों रिजेक्ट कर रही है इंश्योरेंस या क्लियरिंग। अब मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ डायग्नोसिस कोड्स ऐसे होते हैं जो एज वाइज होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो जेंडर वाइज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सीपीटीज के अगेंस्ट ही बिल हो सकते हैं। तो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं आईसीडीज की इनवैलिड होने की। अब फर्ज करें एक पेशेंट मेल है, आपने उसके लिए कोई ऐसा डायग्नोसिस कोड बिल कर दिया है जो सिर्फ फीमेल पेशेंट्स के लिए हो सकता है, तो जाहिर सी बात है आपका क्लेम उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। इन चीजों को आपने टेक केयर करना है। शादी आप म्यूट करते हैं अपना सिस्टम। इस केस में ये होगा कि फिर आपके जो क्लेम्स हैं वो रिजेक्ट होकर आपकी तरफ वापस आएंगे और आपने उनको दोबारा से उन पे काम करना होगा। तो जब भी आपने आपको डिस्कस किया आपसे कि जब डायग्नोसिस कोड जब सीपीटी कोड एंटर करें तो आपने ये डबल चेक करना है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जमा कर, अगर रॉन्ग एंटर करेंगे तो आपका वर्क बढ़ना भी पड़ेगा, आपको एफर्ट डबल करना पड़ेगी और टाइम भी कंज्यूम होगा। तो एक तो ये रिजेक्शन आ गई कि आईडी की वजह से, पेशेंट के नेम की वजह से या डेट ऑफ बर्थ की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। दूसरी ये है कि आईसीडी कोड्स या सीपीटी कोड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी रीजन ये भी हो सकती है कि पेशेंट उस डेटा सर्विस को इंश्योरेंस के साथ एक्टिव ही नहीं था, यानी पेशेंट इनएक्टिव था और आपने इंश्योरेंस को बिल कर दिया, तो इसकी रिजेक्शन भी आ सकती है कि पेशेंट वाज नॉट वैलिड, पेशेंट वाज नॉट एक्टिव ऑन दिस डेटा सर्विस। इस केस में आपने ये करना होता है कि पेशेंट की करेक्ट इंश्योरेंस को यानी एक्टिव इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करना है। अगर आपके पास यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस आई थी स्टूडेंट्स के ऊपर, आपने जो क्लेम फाइल किया कि इंश्योरेंस इज इनएक्टिव या इनवैलिड, और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पेमेंट पोस्टिंग पे काम कर रहा है, बल्कि अभी मैंने उसे मैसेज किया था यार एक मिनट जी सर। जी क्लियर है सब लोग इस पे, यहाँ तक ओके? ओके ओके जी सर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। सबमिशन के बाद जब आपको रिजेक्शन भी आती है, तो रिजेक्शंस जब आप रिजॉल्व कर देते हैं, आपका क्लेम इंश्योरेंस को फाइल हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, देन इंश्योरेंस उसको प्रोसेस करती है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के अंदर इंश्योरेंस 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम प्रोसेस कर देती है, यानी 12-15 दिनों के अंदर आपको वापस उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। अब रिस्पांस उसका मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दो मेथड से आता है, एक तो पेपर की फॉर्म में हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। पेपर की फॉर्म में जो रिस्पांस आपको आता है उसको डॉक्यूमेंट को EOB कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपको रिस्पांस रिसीव होता है उसको ERA कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडवाइस। तो ERA के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था डिटेल में। ERA के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है या EOB के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं मैं उसको डिटेल में थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ वन बाई वन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है CPT की चार्ज अमाउंट। चार्ज अमाउंट जो होती है वो ये अमाउंट है जो आप इंश्योरेंस को किसी भी सर्विस के अगेंस्ट पे कर रहे हैं। यानी फर्ज किया डॉक्टर ने पेशेंट को ऑफिस के अंदर चेक किया, उसने एक CPT कोड बिल किया है 99213। ये जो CPT कोड है ये
एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, यानी डॉक्टर ने ऑफिस के अंदर पेशेंट को 15 से 20 मिनट उसको देखा, उसका चेकअप वगैरह किया, एवेल्युएट किया कि उसको क्या डिजीज है और उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको सर्विसेज दी। तो ये जो सीपीडी कोड्स होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, यानी जितना टाइम प्रोवाइडर ज्यादा देगा उतना ही हाई सीपीडी कोड बिल होगा। फर्ज करें 99211 प्रोवाइडर ने अगर बिल किया तो इट मीन उसने पेशेंट को 5 से 10 मिनट दिए। अगर 99212 बिल किया तो इट मीन उसने 15 से 20 मिनट दिए, और 99213 बिल किया तो उसने 20 से 25 मिनट दिए। तो जितना प्रोवाइडर टाइम ज्यादा लेगा उतना वो जो है वो हाई सर्विस बिल करेगा। तो ये जो सीपीडी कोड्स होते हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और चार्ज अमाउंट भी इनकी इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अब चार्ज अमाउंट जो है वो डिफाइन कौन करता है, वो एक प्रोवाइडर का फीस स्केड्यूल होता है जो इंश्योरेंस ऑलरेडी उसको दे देती है कि आप स्पेशलिटी ये है, आपने ये कोड्स आप बिल करते हैं, आपकी स्पेशलिटी के अंदर ये कोड्स आते हैं सीपीडी कोड्स, और इन सीपीडी कोड्स के अगेंस्ट हम आपको इतना चार्ज जो है वो ये आपका फीस कर देगा, आप इतना बिल कर सकते हैं। यानी अगर 99213 है तो प्रोवाइडर उसके लिए $200 बिल कर रहा है, 99212 है तो उसके लिए $150 बिल कर रहा है, 99211 है तो उसके लिए $100 बिल कर रहा है। फर्ज करें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है अलाउड अमाउंट। जो प्रोवाइडर ने बिल की है अमाउंट इंश्योरेंस को, उसको हम चार्ज अमाउंट कहते हैं, और उस अमाउंट में से जितना इंश्योरेंस ने अलाउ किया है उसको हम अलाउड अमाउंट कहते हैं। प्रोवाइडर का और इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑलरेडी, जिसको हम प्रोवाइडर की पार्टिसिपेटिंग भी कहते हैं, पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। यानी प्रोवाइडर ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि इंश्योरेंस जितना मुझे अलाउ करेगी मुझे वो अमाउंट एक्सेप्ट मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फर्ज करें डॉक्टर को इंश्योरेंस ये कहती है कि आप अगर 99214 सीपीडी कोड बिल करेंगे तो इसके लिए हम आपको $80 अलाउ करेंगे। अगर डॉक्टर रेट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रोवाइडर जो है वो डॉक्टर जो है वो उसकी इंश्योरेंस की पार्टिसिपेशन के अंदर आ जाता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसमें भी होता है कि प्रोवाइडर को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर कहते हैं, यानी प्रोवाइडर इंश्योरेंस के अलाउएबल रेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर्स होते हैं इंश्योरेंस, उनके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो अलाउ करते हैं। डीआरए के ऊपर जो दूसरी चीज होती है वो अलाउड अमाउंट होती है। यानी फर्ज किया आपने सीपीडी कोड के अगेंस्ट $200 बिल किए थे तो इंश्योरेंस ने उसमें से $150 अलाउ किए हैं, तो वो होती है अलाउड अमाउंट। और जो 200 और 150 का जो डिफरेंस यानी $50 जो बाकी बच जाते हैं उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये भी ईआरए और यूपी के होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट क्या होती है, ये वो अमाउंट होती है जो चार्ज अमाउंट और अलाउड अमाउंट का डिफरेंस होता है। सर आपके पास और लोग बोल रहे हैं जिसकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही, मिक्स हो गई। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ईआरए के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। चार्ज अमाउंट हमने आपको बता दी है और अलाउड अमाउंट भी बता दी है। कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट जो होती है वो बिल्ड अमाउंट यानी चार्ज अमाउंट और अलाउड अमाउंट का डिफरेंस होता है। चार्ज अमाउंट जो होती है वो हम बिल करते हैं और अलाउड अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस अलाउ करती है उस अमाउंट के अगेंस्ट। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होती है पेड अमाउंट या पेमेंट। वो अमाउंट जो इंश्योरेंस ने अलाउड अमाउंट को पे किया। अगर अलाउड अमाउंट और पेड अमाउंट दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, तो इट मींस कि कोई भी पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस ने जितना अलाउ किया है उतना ही पे कर दिया है। एक फर्ज करें सीपीडी आपने बिल किया था $100 का, इंश्योरेंस ने उसमें से $70 अलाउ किए हैं और पेमेंट भी $70 की है। दैट मींस कि पूरा पे हो गया, पेशेंट की कोई भी रिस्पांसिबिलिटी उसमें नहीं है। लेकिन फर्ज करें अगर इंश्योरेंस ने $70 अलाउ किए हैं, $50 पे किया है, तो जो $20 बाकी बचेगा वो पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी होगी। उसमें पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी की डिफरेंट टाइप से जिनको हम कल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चार चीजें जो मेजर होती है पेमेंट्स के हवाले से, एक तो चार्ज अमाउंट होती है, दूसरा अलाउड अमाउंट होती है, तीसरी कॉन्ट्रैक्चुअल एडजस्टमेंट होती है और चौथी जो चीज होती है वो पेड अमाउंट होती है। तो ये चार किस्म की अमाउंट्स होती है जो आपको ईआरए या यूपी के ऊपर सिस्टम में। हेलो सर। जी आवाज आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी सर।
जी जी फिर ये सर आपके पास कोई और बंदे बोल रहे हैं ना, उस वजह से वो आवाज मिक्स हो रही है। अच्छा यार वो मीटिंग चल रही है तो आप दोनों को डबल आवाज आ रही है, 2-3 बंदे बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं हम इस सेशन को आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो कल हम इससे आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर आवाज क्लियर नहीं आ ओके रही, सर। सेशन आप क्लोज चलो ठीक है सर, ठीक है। ओके हम सेशन को आप वाइंड अप करते हैं यहीं पे, वैसे भी 1 घंटा होने वाला है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकता है। सर को पीडीएफ में मिल सकती है सर इसके ऊपर नोट्स वगैरह? मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स सारा। काइंडली सर प्लीज, थैंक यू। ठीक है तो फिर इसको हम आज वाइंड अप करते हैं, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आज के सेशन के लिए। ये बता दो जी सॉरी, ये चौथे नंबर पे जो टाइप्स थी ना वो बता दे। ओके पेमेंट्स के रिलेटेड जो मैंने डिस्कस किया अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ईआरए या ईओबी ये चार्ज अमाउंट और पेड अमाउंट। जी जी मैं डिस्कस कर सकता सारी आपको रिवाइज पेमेंट जो है चार तरह की आपको मेंशन होगी ईओबी या ईआरए के ऊपर। एक चार्ज अमाउंट होती है, ये वो अमाउंट है जो हम इंश्योरेंस को चार्ज करते हैं किसी भी सर्विस के, किसी भी सीपीटी कोड के अगेंस्ट। दूसरी जो होती है वो अलाउड अमाउंट होती है, यानी इंश्योरेंस ने उस चार्ज अमाउंट में से कितना अलाउ किया है प्रोवाइडर को। ओके सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप कल स्टार्ट करेंगे ऐसे तो बड़ा। चलिए ठीक है हम इसको वाइंड अप करते हैं, कल फिर इसको यहाँ से रिज्यूम करेंगे। ओके चलो सही है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।